सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अनदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और नया टॉपिक है बेटा हमारा आज का इक्विवेलेंट मास। हमें देखना है कि भैया जिस तरीके से हम लोगों ने एटॉमिक मास पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, उसी तरीके से एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस का है दैट इज इक्विवेलेंट मास। तो सवाल आता है कि भैया इक्विवेलेंट मास क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट मास, निकाला कैसे जाता है, उससे फायदा क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं भैया इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट वेट इज द वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस के उस मास के बराबर है जो कंबाइन करता है 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ। मतलब किसी एलिमेंट का कितना ग्राम वजन, किसी एलिमेंट का कितना ग्राम वजन 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, उसको बोला जाएगा उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात हम करके चल रहे हैं। मैंने एक इक्वेशन लिखी आपके सामने, Mg प्लस O2 गिव्स यू MgU। ठीक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन 2 होने चाहिए। जैसे ही आपने यहाँ पर 2 लगाया तो आपको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, बिकॉज मैग्नीशियम कितने हो चुके बेटा, राइट साइड में 2 मैग्नीशियम हो चुके। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए सर, यहाँ पर जैसे कि लास्ट क्लास में हमने स्टोइशियोमेट्री में बात करी थी, तो यहाँ पर मुझे बताइए मैग्नीशियम का कितना मास नंबर होता है, कितना मास नंबर होता है सर, 24 होता है। तो 24 ग्राम तो मैग्नीशियम के 1 मोल का मास है, लेकिन यहाँ Mg से पहले 2 लगा है, इसका मतलब मेरे पास मैग्नीशियम के 2 मोल है, तो मैग्नीशियम के 2 मोल का वजन हो जाएगा बेटा 2 इंटू 24, मतलब कितना आ गया 48 ग्राम। ठीक, यहाँ O2 से पहले कुछ नहीं लगा हुआ, इट मींस O2 का 1 मोल है, तो O2 के 1 मोल का मतलब कितना वजन आ गया बेटा 32 ग्राम। ठीक है, तो मैग्नीशियम का 48 ग्राम वजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। मैग्नीशियम का कितना ग्राम वजन कंबाइन कर रहा है, मैग्नीशियम का 48 ग्राम वजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का 48 ग्राम वजन कंबाइन कर रहा है। तो इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि कितना ग्राम वजन मैग्नीशियम का कंबाइन करेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो आ जाओ भैया यूनिटरी मेथड लगा दो। 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा 48 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 8, कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, कट कर दो इसको, निकाल लो आंसर। ठीक, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, 4 से इसको कट कर दो तो 12 ग्राम आ चुका है। ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करेगा, 12 ग्राम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करेगा। और यही हमारा हो चुका है मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास। क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा भी है आपके सामने, देखिएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा 12 ग्राम मैग्नीशियम के साथ। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मैग्नीशियम के साथ, कितने ग्राम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर रहा है, उसी को बोला जाएगा क्या भैया, उसी को बोला जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। तो इक्विवेलेंट मास का मतलब दोबारा समझो, किसी भी एलिमेंट का हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ठीक, तो किसी सब्सटेंस का कितना ग्राम वजन कंबाइन करता है 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ,
उसको उस एलिमेंट का, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास बोला जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए, यहाँ पर 48 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा था 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर रहा है। 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करेगा? 12 ग्राम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करेगा, तो इसी 12 ग्राम को बोला जाएगा भैया इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी आप सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। इक्विवेलेंट मास निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अब बार बार हम ये यूनिटरी मेथड लगा करके तो नहीं निकालेंगे, बस एक बार डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। लेकिन अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है भैया इक्विवेलेंट मास निकालने का, और इक्विवेलेंट मास बेटा आपका एसिड्स के लिए भी निकाला जाता है, बेसिस के लिए भी निकाला जाता है, और सॉल्ट्स के लिए भी निकाला जाता है। ठीक है, एसिड्स, कोई एसिड कितने H प्लस आयन दे रहा है? एसिड की क्या खासियत होती है? H प्लस आयन देना। तो कोई एसिड कितने H प्लस आयन देगा उसको बोला जाएगा एसिड का एन फैक्टर। क्या बोला जाएगा? एन फैक्टर, या फिर इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वैलेंसी फैक्टर। कोई एसिड कितने H प्लस आयन दे रहा है उसको एसिड का एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे। फॉर एसिड एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस पर मॉलिक्यूल। कोई एसिड अगर एक H प्लस आयन दे रहा है तो बेटा एसिड की क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं एसिड की एसिडिटी होती है या फिर बेसिसिटी होती है? क्या होता है एसिड का? सर एसिड की एसिडिटी होगी या बेसिसिटी होगी? सर एसिड की बेसिसिटी होती है, एसिडिटी नहीं होती एसिड की। एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है। एसिड किसको न्यूट्रलाइज करता है? बेस को न्यूट्रलाइज करता है, और इसीलिए एसिड की बेसिसिटी होगी और बेसिस की भैया एसिडिटी होगी। ठीक है, तो देखिएगा कोई एसिड कितने H प्लस आयन दे रहा है। अगर किसी एसिड ने 1 H प्लस आयन दिया, अगर किसी एसिड ने 1 H प्लस आयन दिया, जैसे कि HCl, कितने H प्लस आयन देगा भैया टूट करके? 1 H प्लस आयन देगा, तो इसका एन फैक्टर हो गया 1। इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया, मतलब इसकी बेसिसिटी हो गई 1, मतलब ये हो चुका है हमारा मोनोबेसिक एसिड। क्या हो चुका है? मोनोबेसिक एसिड। अगर कोई एसिड 2 H प्लस आयन दे रहा है, जैसे कि H2SO4, टूटने के बाद क्या देगा? 2 H प्लस आयन देगा, तो इसको बोलेंगे हम डाइबेसिक एसिड। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? सर एन फैक्टर हो जाएगा 2। अगर कोई एसिड 3 H प्लस आयन दे रहा है, जैसे कि H3PO4, कितने H प्लस आयन देगा? 3 H प्लस आयन देगा, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा इसकी? इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। ये हो जाएगा हमारा ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है, तो पहले वाले का इनफैक्टर 1, दूसरे वाले का इनफैक्टर 2, तीसरे वाले का इनफैक्टर 3। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। तो जो बात हमने एसिड के केस में करी वही बात हम बेस के केस में भी करेंगे। तो भैया आपने बोला एसिड की बेसिसिटी होती है, तो बेसिस की क्या होगी बेटा? बेसिस की एसिडिटी होगी। बेसिस की क्या होगी? बेसिस की एसिडिटी होगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपके सामने कोई बेस लिख रहा हूं NaOH, कितने OH नेगेटिव आयन देगा बेटा टूट करके? सर एक OH नेगेटिव आयन देगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा एन फैक्टर? 1। इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 1। इसको बोला जाएगा मोनो एसिडिक बेस। क्या बोला जाएगा? मोनो एसिडिक बेस। सिमिलरली MgOH होल ट्वाइस, कितने OH नेगेटिव आयन देगा? सर 2 OH नेगेटिव आयन देगा, एन फैक्टर हो गया 2। डाई एसिडिक बेस। क्या बोलेंगे? डाई एसिडिक बेस। अगला सर AlOH होल थराइस, AlOH होल थराइस, एन फैक्टर कितना हो गया? 3। क्यों? क्योंकि 3 OH नेगेटिव आयन देगा। ट्राई एसिडिक बेस हम इसको बोलेंगे। ठीक, तो बेसिस के केस में ठीक है, सुन लो दोबारा से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला एसिड की होती है भैया बेसिसिटी। एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। मतलब एसिड के केस में एन फैक्टर को बोला जाएगा, एसिड के केस में एन फैक्टर को बोला जाएगा भैया क्या?
एसिड के केस में एन फैक्टर को बोला जाएगा बेसिसिटी, और बेसिस के केस में एन फैक्टर को बोला जाएगा एसिडिटी। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? ठीक है, वैलेंसी फैक्टर ज्यादातर कॉमनली तो एन फैक्टर हमारा चलता है। तो यहाँ पर देखिए वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन पर मॉलिक्यूल। ठीक, अब सॉल्ट के बारे में बात करते हैं भैया। किसके बारे में बात करते हैं? सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। और सॉल्ट के बारे में अगर बात की जाए सर, तो सॉल्ट बनता कैसे है बताइए मुझे। सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट बनता है सर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ठीक, एसिड क्या देता है? एसिड देता है सर H पॉजिटिव आयन। बेस क्या देता है? बेस देता है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं HCl की रिएक्शन NaOH के साथ करवाऊं, ठीक है, तो HCl क्या देगा? H पॉजिटिव। NaOH क्या देगा? OH नेगेटिव। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर के क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। ठीक, अब NaOH से क्या मिला सर? NaOH से हमें मिला Na पॉजिटिव। HCl से हमें क्या मिला सर? HCl से हमें मिला Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलकर के बना लेंगे बेटा NaCl। ये सॉल्ट है आपका, ये सॉल्ट है NaCl। अब इसके अंदर आप देखिए हमारे पास दो पार्ट आ रहे हैं। इसके अंदर कितने पार्ट आ रहे हैं भैया? दो पार्ट आ रहे हैं। एक आ रहा है कैटायनिक पार्ट और एक आ रहा है भैया एनायनिक पार्ट। ठीक, तो सॉल्ट हमारा कैटायन और एनायन से मिलकर के बनता है। कैटायन हमेशा बेस से मिलेगा, ये बात याद रखना। कैटायन हमेशा किससे मिलेगा? बेस से मिलेगा। और एनायन हमेशा एसिड से मिलेगा। ठीक, अब एक चीज मुझे बताइए जरा, यहाँ पर एक चीज मुझे समझाइए। सर क्या समझाया जाए? मुझे बताओ भैया, ये NaCl आपका न्यूट्रल है या इसके ऊपर कोई चार्ज है? सर चार्ज तो दिख रहा है। Na के ऊपर आपने पॉजिटिव लगाया, Cl के ऊपर आपने नेगेटिव लगाया, तो अलग अलग चार्ज तो दिख रहा है। अरे भैया वो तो कैटायन और एनायन के ऊपर मैंने चार्ज लगाया, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर मुझे बताओ क्या कोई चार्ज होगा? सर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मींस ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है भैया? न्यूट्रल है। तो कहना क्या चाहता हूं? कहना यही चाहता हूं भैया, सॉल्ट जो है हमारा वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने से मतलब क्या है? टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज हमेशा बराबर रहेगा। किसी भी सॉल्ट की अगर बात कर ले तो सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर रहता है, तभी तो हमारा ओवरऑल सॉल्ट न्यूट्रल बनता है। तभी तो ओवरऑल सॉल्ट न्यूट्रल बनता है भैया। समझ आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, देखो जरा एक सॉल्ट की और बात करते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर MgCl2, मैं लिखना चाह रहा हूं भैया MgCl2, तो बताइए MgCl2 टूट करके क्या देगा? MgCl2 सर टूट करके बच्चे कहते हैं सर ये टूट के देगा Mg2+ और Cl-। बताओ सही लिखा क्या या गलत लिखा? देखो ध्यान से, बच्चे यही कहते हैं, आप लोग भी ये सोच रहे होंगे सर MgCl2 टूटने के बाद Mg2+ देगा, Mg2+ नाम का कैटायन देगा, Cl- नाम का एनायन देगा। ठीक, लेकिन जरा एक चीज देख करके मुझे बताओ, मैग्नीशियम पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने का है? सर 2 का। क्लोरीन पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितने का है? सर 1 का। तो यहाँ तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर ही नहीं हो रहा। पॉजिटिव चार्ज 2 का है, नेगेटिव चार्ज 1 का है। क्या हो रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर नहीं सर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर नहीं हो रहा है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बराबर करने के लिए बताओ हमने क्या गलती करी? यहाँ हमने गलती ये करी सर, Cl के नीचे 2 लिखा है, मतलब क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2 एटम है। तो क्लोराइड आयन भी, Cl नेगेटिव आयन भी हमें कितने मिलेंगे बेटा? 2 मिलेंगे। अब आप देखिए, एक Mg पे 2+, ठीक, एक Cl पे 1- तो 2 Cl पे 2-। हो गया कि नहीं हो गया? टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर।
हाँ सर बिल्कुल हो गया। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने का है? 2 का। टोटल नेगेटिव चार्ज कितने का है? 2 का। ठीक, आगे देखो, एक एग्जांपल की और बात करते हैं। अगर मैंने लिखा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड टूट करके क्या देगा? Al3 प्लस और Cl माइनस कितने देगा? सर 3 Cl माइनस देगा। एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस, एक क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 3 क्लोरीन पे 3 माइनस, तो देख सकते हो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 3 का है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 3 का है। और बेटा इसी को ही एन फैक्टर सॉल्ट के केस में बोला जाता है। मतलब सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि उस सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। अब सर कौन सा चार्ज बताएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे दोनों तो बराबर है, कोई सा ही बता दो। ठीक है, तो सॉल्ट के केस में वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। क्लियर हो गई बात अच्छे से? बोलो कि क्लियर हो गई? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। चलो, टू मेक योर कंसेप्ट्स मोर क्लियर एक एग्जांपल लिखते हैं। H2SO4, ये तो एसिड था हमारा। H2SO4 क्या था भैया? एसिड था। अभी तो हमें सॉल्ट बनाना है। H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, क्या बनेगा? सर Na2SO4 और वाटर निकल जाएगा बाहर। ठीक, Na2SO4। ये सॉल्ट भी बेटा कैसे बन रहा है, इसकी इक्वेशन को बैलेंस करना, ये भी बहुत मजेदार कहानी है। ठीक है, सुनोगे मजेदार कहानी। H2SO4 टूट के क्या देगा? 2H प्लस देगा और एक सल्फेट देगा। NaOH टूट के क्या देगा? एक Na प्लस देगा और एक OH माइनस देगा। ठीक, अब हमें पता है एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो पहले तो वाटर बाहर निकालो। वाटर कैसे निकलेगा? सर 2H प्लस OH माइनस को पकड़ेंगे तब जाके वाटर बाहर निकलेगा। लेकिन जरा 1 मिनट रुक जाओ, एक H पे 1 प्लस, तो 2H पे 2 प्लस, लेकिन एक OH पे तो 1 ही माइनस आ रहा। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए सर OH नेगेटिव भी मेरे पास 2 होने चाहिए थे। OH नेगेटिव भी भैया मेरे पास कितने होने चाहिए थे? 2 होने चाहिए थे। तो OH नेगेटिव मेरे भाई 2 करने हैं, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे बेटा? 2 करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया जी? यहाँ पर हम लगा देंगे 2। जैसे ही आपने यहाँ पर 2 लगाया, Na पॉजिटिव भी कितने मिलेंगे? 2 और OH नेगेटिव भी कितने मिलेंगे? 2। अब देखो जरा, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। हाँ सर, एक H पे 1 प्लस, 2H पे 2 प्लस, एक OH पे 1 माइनस, 2 OH पे 2 माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +2 का, टोटल नेगेटिव चार्ज भी -2 का। ठीक है, अब एक H प्लस और एक OH माइनस मिलके एक पानी बनाता है, तो 2H प्लस और 2 OH माइनस मिलके 2 पानी बनाएंगे। ठीक है, कितना पानी बन गया भैया? 2 पानी। ठीक, अब इसको देखो, एक सल्फेट पे कितना माइनस? 2 माइनस, एक Na पे 1 प्लस, तो 2 Na पे 2 प्लस, और इसीलिए हमारा बन गया यहाँ पर Na2SO4। समझ आई बात कि नहीं आई? तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने पूरी रिएक्शन भी लिख दी और साथ साथ उसको बैलेंस भी कर दिया, साथ साथ उसको बैलेंस भी कर दिया। अब सवाल उठता है एन फैक्टर क्या होगा इसका? Na2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा? तो देख लो ना, Na2SO4 2 Na प्लस देगा टूटने के बाद, और क्या देगा? एक सल्फेट देगा टूटने के बाद। अरे ये तो देगा 2 Na प्लस और एक सल्फेट ने मिलके Na2SO4 बनाया, तो Na2SO4 टूटने के बाद 2 Na प्लस देगा और एक क्या देगा? सल्फेट देगा। एक Na पे 1 प्लस, तो 2 Na पे 2 प्लस, एक सल्फेट पे 2 माइनस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने का? +2 का। टोटल नेगेटिव चार्ज कितने का? -2 का। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज तो बराबर ही होना है। ठीक है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। माइंड इट, एन फैक्टर के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। एन फैक्टर केवल और केवल आपका पॉजिटिव में ही रहने वाला है।
ऐसे मत बोल देना n फैक्टर -2 या n फैक्टर +2 -2 सर क्या करे, न्यूट्रल कर देगा, नहीं, विदाउट साइन आएगा n फैक्टर। तो Na2SO4 का n फैक्टर कितना हो गया, Na2SO4 का n फैक्टर हो गया भैया 2। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल। ये हमारे पास Na2SO4 का हो गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस टूटने के बाद क्या देगा सर, 2 Al3 प्लस देगा और 3 देगा सल्फेट। टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो, एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस तो 2 Na पे 6 प्लस, एक सल्फेट पे 2 माइनस तो 3 सल्फेट पे 3 माइनस, तो n फैक्टर आ गया कितना, हाँ गलत बोला मैंने, एक सल्फेट पे 2 माइनस तो 3 सल्फेट पे 6 माइनस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +6 का, टोटल नेगेटिव चार्ज भी -6 का, n फैक्टर आ गया सर Al2SO4 होल थ्राइस का 6। तो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। वैलेंसी फैक्टर सॉल्ट का भी पता चला होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिड के केस में n फैक्टर क्या कहलाया जाता है, बेसिसिटी। बेसिस के केस में n फैक्टर क्या कहलाया जाता है, एसिडिटी। सॉल्ट का n फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे सामने। ठीक, एक मैंने लिखा H3PO4, H3PO4 इसको बोला जाता है भैया फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोला जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। देखिएगा H3PO4, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है, डबल बॉन्ड। और 3 क्या लगा दिए भैया, 3 OH लगा दिए। देख लो जरा काउंट करके, हाइड्रोजन कितने हो गए सर, हाइड्रोजन हो गए 3, एक हो गया फास्फोरस, और ऑक्सीजन कितने हो गए 1 2 3 4। ये हो चुका भैया हमारा H3PO4। क्या हो चुका बेटा, H3PO4। तो इस H3PO4 को बोला जाता है फॉस्फोरिक एसिड। अगला इधर आ जाओ, H3PO3, H3PO3 मतलब एक ऑक्सीजन कम कर दिया। अब एक ऑक्सीजन कहां से कम करूं सर, या तो इसको हटा दो या इसको हटा दो या फिर इसको हटा दो, किसी एक ऑक्सीजन को हटा दो। ठीक, तो मैंने यहां से एक ऑक्सीजन हटा दिया, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन को डायरेक्टली जोड़ दिया। ठीक, इसको बोला जाता है फॉस्फोरस एसिड। क्या बोला जाता है, फॉस्फोरस एसिड। ठीक, अब एक ऑक्सीजन और कम करते हैं, H3PO2 बनाते हैं, इसको बोला जाता है भैया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोला जाता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक, अब अगर मैं आपको इन तीनों का फॉर्मूला दिखाऊं, इन तीनों का फॉर्मूला दूं कि भैया फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4, फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या है H3PO3, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या है H3PO2। तीनों के अंदर केवल फॉर्मूला दूं, ठीक है, स्ट्रक्चर बना करके ना दिखाऊं, और आपसे पूछूं बताओ ये तीनों के तीनों कितने H+ आयन देंगे। आप कहोगे सर तीनों के अंदर 3 हाइड्रोजन आ रहे, तीनों के अंदर कितने हाइड्रोजन आ रहे, 3 हाइड्रोजन आ रहे, तो तीनों के तीनों टूट करके 3 H+ आयन देंगे। इसका मतलब इन तीनों का n फैक्टर कितना होना चाहिए सर, इन तीनों का n फैक्टर होना चाहिए 3। कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो इसका n फैक्टर 3 है, इसका n फैक्टर 2 है और इसका n फैक्टर 1 है। ऐसा कैसे हो गया सर, तो वही चीज हमें यहाँ पर समझनी है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनका n फैक्टर हम सिंपली फॉर्मूला देख करके नहीं बता सकते, उनका स्ट्रक्चर देख करके भी हमें बताना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने बोला n फैक्टर भैया एसिड का बोलता है कि कोई एसिड कितने H+ दे रहा है, कोई एसिड कितने H+ आयन दे रहा है। अब मेरा H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ किसके साथ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ किसके साथ है। अगर हाइड्रोजन
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, जैसे कि F के साथ, O के साथ, N के साथ, अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, तो फ्लोरीन भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और H आसानी से H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और H आसानी से H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन आसानी से H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा हाइड्रोजन जो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकाला जा सकता हो, ऐसा हाइड्रोजन जो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकाला जा सकता हो, उसको बोला जाता है भैया जी एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एसिडिक प्रोटॉन। क्या बोला जाता है उसको, एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा H3PO4 में देखो जरा, फॉस्फोरिक एसिड जो आपके सामने लिखा है, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है सर, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा है। इसका मतलब H3PO4 कितने H प्लस आयन देगा सर, 3 H प्लस आयन देगा, इसीलिए इसका इनफेक्टर 3 है। इधर आ जाओ H3PO3 में, सर ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये दोनों हाइड्रोजन तो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकाले जा सकते हैं, बट इस हाइड्रोजन का क्या, ये हाइड्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हाइड्रोजन तो H प्लस के फॉर्म में बाहर ही नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए ये कितने H प्लस आयन देगा सर, 2 H प्लस आयन देगा, इसीलिए इसका इनफेक्टर कितना लिखा सर, 2 लिखा। सिमिलरली यहाँ देख लो, यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन और कम हो गया, ये हाइड्रोजन भी और ये हाइड्रोजन भी अब H प्लस के फॉर्म में बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसके पास केवल और केवल एक ही एसिडिक प्रोटॉन है, तो इसीलिए इसका इनफेक्टर कितना हो गया भैया, 1 हो चुका। और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिकॉज बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है। तीनों के फॉर्मूले में 3 हाइड्रोजन आ रहा है, देख सकते हो, H3PO4 में भी 3 हाइड्रोजन, H3PO3 में भी 3 हाइड्रोजन और H3PO2 में भी 3 हाइड्रोजन। तो बच्चे को लगता है तीनों का इनफेक्टर 3 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका स्ट्रक्चर बना करके हमें पता चलता है कि फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का इनफेक्टर 3 है, फॉस्फोरस एसिड H3PO2 का इनफेक्टर 2 है और हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 का इनफेक्टर 1 है। क्लियर हो गई बात अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इनफेक्टर अगर क्लियर हो गया भैया, तो एक छोटा सा हमें नॉर्मेलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, और एन फैक्टर अलग अलग स्पीशीज के लिए कैसे निकालेंगे। अभी तो एन फैक्टर हमने एसिड के लिए बात कर ली, बेस के लिए बात कर ली, सॉल्ट के लिए बात कर ली, ठीक। अब आगे देखो, आगे इक्विवेलेंट मास ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा। तो सर अभी आपने बोला था इक्विवेलेंट मास क्या होता है, किसी सब्सटेंस का कितना ग्राम वजन 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन करे, उसको बोला जाता है उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास। जैसे कि Al2O3 लिखा मैंने, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं भैया मुझे इक्विवेलेंट वेट बता दीजिए, किसका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास बता दीजिए एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो अब अगर आप डेफिनेशन से चलोगे तो मुझे बताओ यहाँ पर एल्यूमिनियम का मास कितना है। सर एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है 27, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो 27 का 2 टाइम्स हो गया भैया 54, ठीक है। कैसे बताया सर आपने, 27 का 2 टाइम्स, 20 का 2 टाइम्स 40, 7 का 2 टाइम्स 14, 40 और 14 को ऐड कर दो 54 आ गया, ठीक है। इतना ही आ जाएगा। ऑक्सीजन का 3 टाइम्स 48, ठीक। तो 48 ग्राम कंबाइन कर रहा है 54 ग्राम एल्यूमिनियम के साथ, 48 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 54 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, सॉरी एल्यूमिनियम के साथ। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना ग्राम एल्यूमिनियम कंबाइन करेगा,
54 अपॉन 48 इंटू 8, सॉल्व कर लीजिए। 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 6 जा, ठीक है, फिर 6 से कट कर दो, 6 9 जा 54। तो सर एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट हमारे पास आ चुका है कितना, 9। ठीक, बट आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है? हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम बार बार ये यूनिटरी मेथड अप्लाई करें, बार बार ये करें, इसीलिए आपको एन फैक्टर बढ़ाया, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास और डिवाइड कर देंगे बेटा उस एलिमेंट को वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये वैलेंसी यहाँ पर है आपका, डिवाइड कर देंगे इसको वैलेंसी फैक्टर ऑफ द एलिमेंट के साथ, या एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास, अरे भैया मास बोलूं या वेट बोलूं एक ही बात है ना। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। किसका इक्विवेलेंट वेट निकाला भैया अभी अभी, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27, एन फैक्टर Al2O3 में देख करके बताओ कितना एन फैक्टर आ रहा है। सर एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस तो 2 एल्यूमिनियम पे 3 माइनस, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस तो 3 ऑक्सीजन पे, गलत बोल रहा हूं, एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस तो 2 एल्यूमिनियम पे 6 प्लस, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस तो 3 एल्यूमिनियम पे 6 माइनस। ठीक, कितना आ चुका एन फैक्टर Al2O3 का, एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस तो 2 एल्यूमिनियम पे 6 प्लस, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस तो 3 एल्यूमिनियम पे 6 माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर। ठीक, अच्छा सॉरी एल्यूमिनियम का देख रहे हैं ना। ठीक है, तो अभी पूरे सॉल्ट का एन फैक्टर नहीं डालना। ठीक है, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं ना, तो केवल और केवल एल्यूमिनियम का एन फैक्टर डालना है। ठीक है, एक एल्यूमिनियम पे कितना प्लस आ रहा है, 3 प्लस आ रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक वेट कितना भैया 27, और एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो तो केवल और केवल एल्यूमिनियम के एन फैक्टर से डिवाइड करोगे, पूरे सॉल्ट के एन फैक्टर से डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट वेट केवल और केवल Al2O3 में एल्यूमिनियम का बताओ, तो केवल एल्यूमिनियम के एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ चुका बेटा 3 9 27, और वहां पर भी देख लो इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का कितना आ रहा सर, 9 आ रहा है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या आ चुका सर, सर इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला आ चुका हमारे पास एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अगर आपको कोई सॉल्ट दिया गया है, फॉर एग्जांपल H2SO4 दिया है, चलो H2SO4 की बात कर लेते हैं। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट अगर वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो H2SO4 में H2SO4 का, अब ये तो हमारे पास एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, तो इस बार मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे ऊपर 98, डिवाइड कर देंगे H2SO4 के एन फैक्टर से, जो कितना होता है 2, ये आ चुका है सर 49। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट आ चुका हमारे पास बेटा कितना 49 आ चुका। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ग्राम किसी सब्सटेंस का कंबाइन कर रहा है, तो मुझे बताओ 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ग्राम सल्फेट कंबाइन कर रहा है। सर सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, तो ये आ चुका सर 98। ठीक है, 96। ठीक है, तो 2 ग्राम के साथ 96 ग्राम सल्फेट कंबाइन कर रहा है। 1 ग्राम के साथ कितना कंबाइन करेगा, 96 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 4 जा 8, और उसके बाद 2 8 जा 16, 48 आ चुका है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। यहाँ पे 48 क्यों आया सर, यहाँ पर 48 क्यों आया, क्योंकि ये 1 ग्राम के साथ सल्फेट देख रहा है हम कितना कंबाइन कर रहा है, ये SO4 का इक्विवेलेंट वेट आ चुका। ठीक, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट पूरे कंपाउंड का निकालना है, समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास अपॉन पूरे कंपाउंड का एन फैक्टर। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट का निकालने जाओगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे कि यहाँ 2 ग्राम
2 ग्राम हाइड्रोजन से 96 ग्राम सल्फेट कंबाइन कर रहा है। या फिर मैं बोलूं पूरे का मास कितना है 98, तो 98 ग्राम पूरे H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, पूरा H2SO4 98 ग्राम है और उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 98 ग्राम H2SO4। 98 ग्राम H2SO4, तो बताइए 1 ग्राम हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होगा वो 98 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 49 ग्राम H2SO4 में प्रेजेंट होगा। तो 49 हो चुका भैया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। 49 क्या हो चुका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। ठीक, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या आ चुका भैया? इक्विवेलेंट मास। अब अगर आयन के केस में बात करें, किसके केस में बात करें? आयन के केस में। अगर मैं आपसे बोलूं Al3+ का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो एल्यूमिनियम का 27, चार्ज कितना है? किसी भी आयन का n फैक्टर क्या होगा? उस आयन पे कितना चार्ज है? किसी भी आयन का n फैक्टर क्या होगा? उस आयन पे कितना चार्ज है? तो Al3+ में 27 डिवाइडेड बाय 3 9 आ गया। ठीक है, सल्फेट है मेरे पास, सल्फेट SO4 2-। ठीक है, देख लो अभी अभी बताया था H2SO4 का कितना आया था? H2SO4 का 49 आया था। अब सल्फेट, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 4 का 64, तो 96। ठीक है, 96 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना? 2, तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 48 आ चुका सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गई बात? तो इक्विवेलेंट मास आयन के केस में किसके बराबर होगा? फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑफ द आयन। ठीक सर, फॉर्मूला मास क्यों लिखा? अरे भैया पिछले लेक्चर में बताया था ना, आयोनिक कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, फॉर्मूला मास बोलते हैं। तो क्लियर हो गई यहाँ तक सारी बातें? चलिए, बहुत अच्छी बात। अगर ये क्लियर हो गया, उसके बाद एसिड देख लो। एसिड के केस में इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास एसिड का या फिर डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर, डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। और अभी बताया एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? बेसिसिटी। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? बेसिसिटी। ठीक है, तो बेसिसिटी यहाँ लिखा है, आप एन फैक्टर भी लिख सकते हो। इक्विवेलेंट मास बेस का क्या होगा? ठीक है, ऊपर मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, और नीचे क्या आ जाएगा भैया? नीचे बेसिस का एन फैक्टर आ जाएगा, और बेस के एन फैक्टर को एसिडिटी बोलते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस। क्लियर हो रही है बात? चलो, बहुत अच्छी बात। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो नॉर्मेलिटी किसको बोलते हैं भैया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल पड़े हैं, उसको तो मोलारिटी बोला था। क्या बोला था? मोलारिटी बोला था। लेकिन 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पड़े हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में हाउ मैनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ solute are present in 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पड़े हैं, उसी को बोला जाता है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, दोनों का मतलब सेम होता है, ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, जिस तरीके से मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, नॉर्मेलिटी का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब सर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है बेटा आपका मास ऑफ दैट स्पीशीज, जिसके भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप निकालना चाहते हो उसका मास, और नीचे डिवाइड कर दो किससे? इक्विवेलेंट मास से। और इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला तो अभी अभी बता दिया, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट या फिर और ये और है बेटा स्लैश करके, अपॉन मत समझना इसको, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट
डिवाइडेड बाय भैया n फैक्टर। ठीक है, तो अब आप देखिए मास ऑफ द स्पीशीज, मास ऑफ द स्पीशीज, नीचे इक्विवेलेंट में इसको इक्विवेलेंट मास को ओपन करके लिख दिया मोलार मास अपॉन, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे दिखा देता हूं, ठीक है, पीपीटी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मोलार मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। क्लियर बात? अब यहीं से देख लो एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपके पास ही आ चुका। ठीक है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला मास ऑफ स्पीशीज अपॉन, यहाँ पर मास ऑफ स्पीशीज अपॉन इक्विवेलेंट मास, नीचे इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला भी हमने ओपन करके लिख दिया। ठीक है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लिख दिया मोलार मास अपॉन n फैक्टर। ठीक, अब देखो जरा, अब देखो मास ऑफ द स्पीशीज अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास क्या होता है भैया? नंबर ऑफ मोल्स। मास अपॉन मोलार मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर मास ऑफ स्पीशीज, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आराम से दोबारा सारी चीजें बता रहा हूं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बोला भैया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला बोला मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूं, मास अपॉन, अब नीचे इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट मास? एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, लिख दिया मास ऑफ स्पीशीज अपॉन इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला भी हमने लिख दिया। ठीक, अब इधर आ जाओ नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट की जगह वो लिख दो मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, इक्विवेलेंट मास की जगह, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का मास अपॉन मोलार मास हमने लिखा। ठीक है, और नीचे इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट मास? बस ये पूरा लिखा ना ओपन करके, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, मास ऑफ स्पीशीज, तो ऊपर तो मास है भैया, नीचे डिवीजन में क्या है? एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, तो नीचे डिवीजन में ही आ गया। और उससे भी नीचे डिवीजन में क्या है भैया? उससे भी नीचे डिवीजन में है आपका n फैक्टर। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन n फैक्टर, एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर। ठीक, तो नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह तो ये आ चुका हमारा पूरा। ठीक है, नीचे डिवीजन में कौन पड़ा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे डिवीजन में कौन पड़ा? ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब बताओ जरा मुझे मास अपॉन एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? सर मास अपॉन एटॉमिक मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ठीक, n फैक्टर की और नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, और n फैक्टर घूम करके कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव होकर के आ जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव होकर के आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक, देखो जरा यहाँ पर बताता हूँ, अगली क्लास में बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, देखिएगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, नंबर ऑफ
इक्विवेलेंट्स, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट के निकाल रहे हैं ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, या फिर मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक, अब आ जाओ जरा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मोलार मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यहां पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह ये डाल दिया, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, एक एक चीज आराम से अच्छे तरीके से समझते हुए चलना। ठीक है, मैं जानता हूं आपको पिछला डेरिवेशन नहीं समझ में आया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास को ओपन करके लिखो भैया, इक्विवेलेंट मास को, इक्विवेलेंट मास ये लिखा हुआ है एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, एटॉमिक मास। ठीक है, कलर चेंज कर दें, रेड में अगर दिक्कत हो रही हो। देखो भैया, मास ऑफ सॉल्यूट एज इट इज, मास ऑफ सॉल्यूट एज इट इज, नीचे डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट मास की जगह एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, अब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एटॉमिक मास बन गया नंबर ऑफ मोल्स, क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन नीचे भाई मास अपॉन ये नंबर ऑफ मोल्स क्या बना, मास अपॉन एटॉमिक मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स बन गया। ठीक है, और एन फैक्टर घूम करके इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। नीचे क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, और ये सब नॉर्मेलिटी चल रहा है हमारा। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी होता है, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो ये आ चुका भैया हमारा नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और यहीं से एक बार सवाल पूछा गया था कि बताइए किस तरह के सब्सटेंसेस के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आपस में बराबर होती है। तो भैया अगर एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी अच्छे से। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक आपके सामने है, यही टॉपिक अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।